नमस्कार, शाम के 4 बज गए हैं। वक्त हो चुका है सवाल इंडिया का और मेरा नाम है अंकित त्यागी। पिछले 2 दिनों से लगातार जब से ये चर्चा सामने आई, ये खबर सामने आई कि 9 दिसंबर को चाइना का दुस्साहस जो था, हमारी फौज ने बड़ी बहादुरी से तवांग के जो इलाके में भारत और चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर चीन के दुस्साहस को हमारे सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से पीछे ढकेल दिया। उनके जो मंसूबे हैं उसे पूरे नहीं होने दिया। एक तरफ जहां पूरा देश सेना की वाहवाही कर रहा है, वहीं पार्लियामेंट के अंदर, देश की संसद के अंदर विपक्ष और पक्ष यानी कि सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं। वहां पर भी लगातार तकरार चल रही है। विपक्ष जो है वो चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी, गलवान की बात करें, चाहे अब तवांग की बात करें, बीच में भी कई बार ऐसा सुनने को आया कि आमने सामने दोनों सेनाएं आ गई। चीन का जो दुस्साहस है उस पर सरकार की क्या एक व्यापक नीति है, इस पर विपक्ष बात करना चाहता है। इस पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्षी दलों की आज एक मीटिंग भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में सारे विपक्षी दल के नेता पहुंचे। आज सुबह 10 बजे उन्होंने तय किया कि हम अपनी मांग पर अडिग रहेंगे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया और यह भी कहा कि हमें देश के लोगों को पूरी जानकारी जो है वो सामने रखनी होगी। जानकारी मिलनी चाहिए देश के सारे लोगों को कि क्या हुआ था 9 तारीख को, सरकार ने क्यों 4 दिन लिए इस पूरी घटना के बारे में बताने को, और अभी सरकार क्या आगे कदम उठा रही है कि ऐसा कुछ भी ना हो। इसी को लेकर भी अभी बार बार यह सवाल उठ रहा है कि सरकार ने क्यों इतना समय लिया, क्यों, क्या पूरी जो घटना हुई है उसके बारे में तफसील से बताया गया है देश के लोगों को। राज्यसभा के उपसभापति को नोटिस मिलने से इनकार किया गया। उन्होंने कहा कि चर्चा नहीं होगी। चर्चा की इजाजत नहीं मिलने के बाद विपक्ष, पूरा समूचा विपक्ष एक साथ वॉकआउट कर गया दोनों सदनों से। दोनों सदनों का काम इस तरीके से फिर से रुका। दोनों सदनों में विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने वॉकआउट करके अपना विरोध इस पर जताया। अब 2 सवाल इस पर उठते हैं। एक सवाल यह उठता है कि क्यों किसी तरीके से, क्या सरकार को एक ऑल पार्टी मीटिंग या विपक्ष के नेताओं को बुलाकर क्या इस पे कुछ बातचीत करनी चाहिए। और दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या इतने संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष को भी अपने रुख में कुछ ढील देनी चाहिए, सरकार से कुछ बातचीत करने की कोशिश होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कहा क्या। कल हमने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं। और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। और सदन को बहुत से चीज़ें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, तो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर नोटिस मकान बन गए हैं। नहीं, अब इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए। नहीं, प्लीज, नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। कोई नोटिस आज लिस्टेड नहीं है सर, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। वी आर फॉर द कंट्री, वी आर विद आर्मी। तो सरकार और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने हैं। बात यही हो रही है कि क्या विपक्ष को, जैसे सरकार कह रही है संवेदनशील मुद्दा है, इसकी अहमियत समझनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जब भी कुछ सवाल पूछो, जब भी कोई क्लैरिफिकेशन मांगो, उस पर चर्चा तो कराते नहीं है, साथ ही साथ मुद्दे को भटकाने के लिए कुछ और नई चीजें सामने जरूर रख देते हैं। इस पर चर्चा करने से पहले एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये जो वीडियो है ये जबरदस्त कल से वायरल है। ये जो आप देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है मेरे पीछे, ये वीडियो है, इसकी तारीख जो है वो अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ये भारत और चीन के सिपाहियों की एक झड़प का वीडियो है जो बताया 2021 का जा रहा है, यानी कि तवांग के एरिया का ही बताया जा रहा है और 2021 का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर ये वीडियो उस घटना का नहीं है, लेकिन ये आपको बताता है कि कितनी मुश्किलों से और क्या हालात रहते हैं
भारत और चीन की LAC पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, 3000 किलोमीटर की लंबी है मकमोहन लाइन की जो LAC है, इस पे कई जगह ऐसी हैं, जैसे कि तवांग का जो इलाका है, जहां पर चीन को लगता है कि उनका पेट्रोलिंग पॉइंट कुछ और है और हमें लगता है कि वो हमारे हिस्से में आता है, और उसी को लेकर झड़पें होती रहती है, जैसे ये झड़प है। अब ये जो झड़प इसमें आप देख रहे हैं, ये पुराने वीडियो में ये आपको बताता है कि सैनिकों के लिए मुश्किलें कितनी होती हैं। भारत और चीन के बीच में समझौता है कि गोलियां वहां नहीं चलेंगी, हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से भारी संख्या में जब चीनी सैनिक कुछ दुस्साहस करते हैं, हमारे क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं, LAC को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सैनिक किस तरीके से ना सिर्फ उनका सामना करते हैं, बल्कि कैसे उन्हें खदेड़ दिया है, यह आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ेगा। इसमें दोनों सैनिकों के बीच में हाथापाई आपको साफ दिखाई पड़ रही है। माना जा रहा है कि यह जून 2020 में जो गलवान झड़प हुई है उसके कुछ समय के बाद का वीडियो है। वीडियो में चीनी सैनिक LAC पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, और जबरन इस कोशिश को करने की इस पूरी कवायद में उनके सामने भारतीय सैनिक पूरी बहादुरी से डटे हुए उनका मुकाबला कर रहे हैं। बल्कि भारतीय सैनिक वहां पर जो एक आपको थोड़ा दिखाई पड़ेगा, हम जरा वीडियो को थोड़ा फुल फ्रेम एक बार लेकर जाते हैं और उसको दिखाते हैं, आपको कुछ फेंस दिखाई पड़ेगी, फेंस लगी हुई है, उस फेंस के साथ कुछ डंडे लगे हुए हैं, यानी कि फेंस के जो पोल होते हैं, उन डंडों को भारतीय सैनिक इस्तेमाल करते हुए दनादन बरसा रहे हैं चीनी सैनिकों के ऊपर, और उन्हें धक्का पीछे दिया जा रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है। और उसके बाद एक सूबेदार साहब है, वो भी बातचीत कर रहे हैं, और वो जो हमारे सैनिक हैं उन्हें ढकेलने के बाद जश्न भी मना रहे हैं, जोर से शोर भी मच रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि इनकी इतनी पिटाई हुई है कि दोबारा तो यहां पर आने से इनकी हिम्मत करेंगे नहीं। मैं जरा ये वीडियो थोड़ा आपको जरा थोड़ी देर के लिए सुनवाना चाहता हूं कि इसमें क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। मगर जाओ, मगर थोड़ा जाओ, फिर आगे आगे तक ओ बास करो। गौर शाबाश, परे हो जा, ओ बस परे हो जाओ, परे हो जा। तो ये इस वीडियो में बड़े साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, वहां पर इनको खदेड़ दिया गया पीछे। लेकिन जहां ये देश की सेना पे गर्व करने की बात है, ये बात और ये वीडियो इस बात को भी बताता है कि कितनी दुर्गम और मुश्किल हालातों में हमारे सैनिक इस वक्त भारत चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर देश की सीमा की, देश की धरती की हिफाजत करने के लिए खड़े हुए हैं। और हर सरकार का खासतौर से यह फर्ज बनता है कि इस तरीके की दुर्गम परिस्थितियों में बार बार आमना सामना ना हो, हमारे सैनिकों को बार बार अपनी शूरवीरता का परिचय ना देना पड़े। उसके लिए सरकार क्या कर रही है, ये बड़े जरूरी सवाल है। और इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पीकेरी नाम्बियाल साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अनिल शुक्लवारसी साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऋषि मिश्रा हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। और हमारे साथ अतुल पाटिल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका सवाल इंडिया का में। मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूं अतुल जी कि ये जो आज भी विपक्ष ने पूरा एक रणनीति के तहत में वॉकआउट किया है, सरकार लगातार विपक्ष पर यह आरोप लगा रही है कि देखिए संवेदनशील मुद्दा है, रक्षा मंत्री इस पर बात कह चुके हैं, आप लोग क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यह बात मैं स्पष्ट कर दूं कि देश के जवानों ने कल भी अपनी शौर्यता दिखाई थी, आज भी दिखा रहे, आने वाले दिनों में भी दिखाने वाले हैं। इट्स नॉट अबाउट आर्मी, इट्स नॉट अबाउट आवर सोल्जर, एंड नोबडी इज क्वेश्चनिंग आवर सोल्जर्स एंड देयर ब्रेवरी। लेकिन हम लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में सरकार की भूमिका अहम होती है, क्योंकि सरकार का उत्तरदायित्व लोगों के प्रति होता है। 1962 में जब वॉर चल रहा था, तब संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग तब के विरोधी पक्ष नेता जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने की थी। 36 साल की उम्र के थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल दागे थे कि संसद में सवाल खड़ा हुआ था कि ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, तो नेहरू जी ने कहा था नहीं नहीं, देश की जनता को पता होना चाहिए, चर्चा हुई थी।
करगिल के वक्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, पूरे विपक्ष को विश्वास में लिया गया, संसद में चर्चा हुई, संसद के थ्रू एक मैसेज गया जनता में कि हम जो करना चाहिए एज ए कंट्री हम कर रहे हैं। ये 2014 के बाद क्या हो गया है? लोकतंत्र खत्म हो गया है, हम करें सो कायदा। और कल का जो राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट है उसमें तो सच्चाई होनी चाहिए। कर्नल अजय शुक्ला जी कहते हैं, मैं किसी पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं, कर्नल अजय शुक्ला जी कहते हैं कि 35 हमारे जाबाज सिपाही जो है वो सीरियसली इंजर्ड है। ये मैं अपने मन मर्जिया नहीं कह रहा हूं, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर अजय शुक्ला, वेरी स्टेटिंग कि 35 लोग जो है 35 वो इंजर्ड हुए, 7 जो है वो सीरियस है। तो इसके बारे में भी आप झूठ कहते हो। लेकिन पाटिल साहब ये कैसे तय होगा कि कर्नल साहब जो जानकारी दे रहे हैं वही सत्य जानकारी है? ये तो पिक एंड चूज हो जाएगा ना, कि अगर कर्नल साहब ने कोई जानकारी दी आप उसे मान लेंगे कि ये सत्य जानकारी है, अगर सेना और सरकार उसके बारे में कुछ कहेगी तो आप मान लेंगे असत्य जानकारी। आप एक जिम्मेदार सैन्य अधिकारी के ऊपर उंगली उठा रहे हो। मैं नहीं उठा रहा हूं, मैं आपके ऊपर उंगली उठा के कह रहा हूं कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई करके मानेंगे कि वो सत्य है और क्या असत्य है, मैं उस पर उंगली उठा रहा हूं। ऐसा है, उनका ये स्टेटमेंट है, ही इज अ कर्नल और उनका स्टेटमेंट है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं। मेरी एक सवाल आपसे अंकित जी, आप बड़े जिम्मेदार पत्रकार हो, एनडीटीवी बड़ा जिम्मेदार चैनल है जी, तो मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार का लोकतंत्र में लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, और आपने शायद सुना होगा, मैंने शुरुआत इस बात से की कि सरकार अंकित जी नहीं अंकित जी, आपने जो शुरुआत की थी वही ऑब्जेक्शनेबल है। जो मैंने स्टेटमेंट में आया मैंने कह दिया और मैं चल दिया, ये लोकतंत्र नहीं है साहब। मैं आया, मैंने चर्चा की, मैंने सच रखा, विपक्ष को विश्वास में लिया, देश को विश्वास में लिया संसद से, ये सवाल, और फिर मैंने कार्रवाई की। पाटिल साहब शायद आप भी और बाकी सारे बड़े सारे चैनल्स पे जाते होंगे, वहां पर इस तरह की आदत नहीं होगी। ये सवाल सरकार से लगातार कल से एनडीटीवी और कम से कम मैं तो जरूर लगातार पूछ रहा हूं और अभी भी पूछेंगे, लेकिन जब कांग्रेस से सवाल पूछा जाएगा तो वो कांग्रेस से सवाल होगा। इसी वजह से अब मैं जाता हूं अतुल जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अनिल शुक्ला साहब के पास जाके उनसे भी यह सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है सरकार की कि सरकार विपक्ष को अपना दुश्मन क्यों मान बैठती है? सरकार विपक्ष को अगर वो सवाल पूछता है, जानकारी ज्यादा चाहता है कि आप उसको साथ लेके चलें, तो सरकार उस पर ध्यान भटकाने के लिए और अलग अलग मुद्दे क्यों ले आती है? क्यों नहीं सरकार खुल के चर्चा कराना चाहती है? अनिल जी देखिए, जो अभी हमारे साथी कांग्रेस के बोल रहे थे, तो उनको सबसे पहले तो सरकार के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अब वो शुक्ला जी की बात पे तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन देश के जो मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, और पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पे बैठ करके झूठ तो बोले नहीं जा सकता। कांग्रेस के समय इस तरह की बातें होती होंगी, लेकिन जो बीजेपी का काम करने का तौर तरीका है, मैं खुद भी पार्लियामेंट में रहा हूं, मुझे मालूम है कि हम वहां बैठ करके कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते हैं जिसको हम जस्टिफाई न कर सकते। तो जब ये बात कल खुद डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कही उन्होंने कि हमारे लोग वहां पे पूरी नजर रखे हुए हैं और उसके लिए पूरा काम कर रहे हैं और चीन को इधर घुसने नहीं दे रहे हैं, तो और कोई हमारा आदमी सीरियसली इंजर्ड नहीं है, उधर के लोगों को जरूर इंजरी हुई है। शुक्ला जी, चाइना ने बहुत कोई ज्यादा स्टेटमेंट भी नहीं दिया। ठीक है शुक्ला जी, चाइना ने क्या कहा हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि हमारी सरकार क्या कह रही है। लेकिन आप एक बात कह रहे हैं कि जब होम मिनिस्टर ने बोल दिया तो बात खत्म। ये मन की बात वाला कार्यक्रम नहीं है सर, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है, पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को सवाल पूछने का मौका मिलता है, विपक्ष का काम होता है कि वो सवाल पूछे जिससे कि देश की जनता, रक्षा मंत्री ऐसा तो है नहीं कि वो सवालों से ऊपर है, उनसे सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, सरकार से भी काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो सरकार इस पर बयान के बाद चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए वहां पे क्या परिस्थितियां हैं और पार्लियामेंट तो उस टाइम पे जो पहले से प्रोग्राम तय होते हैं और अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस इशू नहीं होता है तो उसपे इस तरह की कार्यक्रम बीच में नहीं लिए जाते। पर शुक्ला जी, आपको नहीं लगता, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सीरियस इशू नहीं होता है, मैं ये पीकेडी नाम्बियार साहब से पूछ लेता हूं कि नाम्बियार साहब, इससे ज्यादा सीरियस इशू और क्या हो सकता है? देश की सीमा जो है या देश के सिपाही जो हैं
और देश की अखंडता जो है उससे सीरियस इशू क्या हो सकता है कि उसके ऊपर डिबेट ना कराई जाए? अंकित जी, सबसे पहले तो देश आज का भारत 2022 का भारत 1962 का भारत नहीं है। ना ही नेहरू जी आज की तारीख में भारत की प्रधानमंत्री है। भारत का सोल्जर्स का जिस तरह का आपने वीडियो हमारे सबके सामने रखा और कल से जो चल रहा है, उस वीडियो से आपको और मुझे नजर आ जाता है कि भारत एक सुरक्षित देश है। भारत के सीमा के ऊपर कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, कोई भी हो, वो आंख भी उठाकर देखेगा तो हमारे जो सैनिक उनको एक तरफ करने का धैर्य रखता है। उतना बड़ा पावरफुल एक आर्मी है। अब आते हैं जो आपका जो आलोचना और जो पार्लियामेंट के अंदर जो चर्चा की जो जरूरत के लिए जो मांग कर रहे हैं कांग्रेस और कुछ दल। सवाल यह है कि भारत के जो रक्षा मंत्री ने देश को पार्लियामेंट के अंदर बता दिया है कि कोई वॉर तो है नहीं है। There are some instances which have taken place in various places across the line of control or in the various places of the line of control. उसके ऊपर आलोचना उसके ऊपर करने के लिए आर्मी है। अगर कोई जरूरत, अगर भारत का जो गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो विषय है इतना बड़ा हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए, जरूर वो बुला लेंगे। नामबियार साहब, आपके ना आर्ग्यूमेंट में दो परेशानियां हैं मुझे जो लगती हैं, दो समस्याएं खड़ी होती हैं। एक, आपने कहा कि ये 1962 का भारत नहीं है, 2022 का भारत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन 1962 में भी भारत में लोकतंत्र था, 2022 में भी भारत में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के अंदर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, और सरकार से सवाल पूछने का मतलब फौज पे सवाल खड़े करना नहीं होता। इस बात को हम बड़े अच्छे से डिस्टिंग्विश कर लें और इस बात को समझ भी लें। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार यह तय करेगी इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, सरकार सिर्फ यह तय करेगी कि किस सवाल पे जवाब उनको देने हैं, तो फिर विपक्ष की जरूरत क्या है? जब सरकार को ही तय करना है कि उसको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, देश को क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, तो फिर तो विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। सर अंकित जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है जी। कभी भी गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये नहीं कहा कि कोई भी विषय के ऊपर ऑपोजिशन को आलोचना करने का या विरोध करने का या उसके ऊपर स्पष्टीकरण मांगने का कोई विरोध, वो तो इसी का ही लोकतंत्र कहता है। लेकिन जब हमारे डिफेंस रिलेटेड कोई चर्चा है, जब जैसे आपने देखा होगा कि कल ममता बनर्जी जो सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं मोदी सरकार का, उन्होंने खुद कहा है कि देखो, जब हम ये जो बात हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर इश्यूज और डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स की मामला होता है, वहीं पे हम सरकार के साथ है। एंड सरकार, आपको सबसे पहले ये बात बताऊं, सरकार तो सिर्फ एक इंसान का नहीं है, मेरा और आपका है। हर आर्मी का जवान जो उधर जो बॉर्डर पे जो खड़ा है, वो और आपका और मेरा है, ऑपोजिशन का भी है, गवर्नमेंट का भी है, हर किसी का है। हाँ। मुझे लगता है कि आपको जो एक हमारे देश के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी है। बिल्कुल, और ये सर इस पे तो सवाल कोई उठा ही नहीं रहा है, लेकिन अगर उस देश के जवान की आपको इतनी चिंता है तो उस देश के जवान के लिए सरकार ने ऐसी क्या क्या नीतियां उठाई हैं कि उसको बार बार इस तरह की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। इसके ऊपर अगर चर्चा की मांग होती है, सरकार से पूछा जाता है, तो ये कहां से ऐसा हो जाता है कि ये सवाल देश के या सेना के ऊपर उठाया जा रहा है? मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन मैं ऋषि मिश्रा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं सर। ऋषि मिश्रा जी को भी एक बार इस पे ले आता हूं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है इसके ऊपर। ऋषि मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं, नामबियार साहब भी यही बात कह रहे हैं कि जब देश सुरक्षित है, ये आपको बता रहा है कि हमारे जो सेना है वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, तो विपक्ष क्यों जबरदस्ती में देश को, सेना को डिमोरलाइज करने की बातें कर रहा है? ऐसा बीजेपी का आरोप है। अंकित जी, आपसे पहले मेरा निवेदन है कि मेरे नाम के आगे कांग्रेस समर्थक ना लिखा जाए। मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, ठीक, और कांग्रेस समर्थक नहीं हूं, तो मेरा निवेदन है कि वो नाम के नीचे जो चल रहा है। नोटेड सर, आपका ऑब्जेक्शन इज नोटेड। प्लीज आगे बढ़िए। बिल्कुल, देखिए, चाहे वो बीजेपी के जो नेता हैं या जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, जो 9 दिसंबर की जो घटना हुई है उसको सीरियस मानते ही नहीं है। जैसा सरकार का रुख है वैसा ही बीजेपी का प्रवक्ता और जो राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं कि 9 दिसंबर को जो अरुणाचल के तवांग में जो घटना हुई है वो उसको सीरियस नहीं मानते हैं। जबकि आप देखिए कि 9 दिसंबर को ये घटना होती है और पार्लियामेंट में माननीय रक्षा मंत्री 13 दिसंबर को आके 2 लाइन कह के चले जाते हैं, और देश के सामरिक पोजीशन को लेकर इतनी बड़ी घटना हुई और रक्षा मंत्री सिर्फ 2 लाइन कह के चले जाएंगे। क्या ये उचित है?
क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश के जनता को जो देश के सामरिक स्थिति है उसको बताना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? चाहे वो गलवान हो चाहे डोकलाम हो, जिस प्रकार से सरकार का पोजीशन रहा, सरकार हमेशा कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश की है। लेकिन ये जो सरकार तो ये कह रही है कि जो था आधिकारिक तौर पे बता दिया गया। अब इस वक्त एक सेंसिटिव इशू है, वहां पर ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं, उसके बारे में सरकार विपक्ष क्यों इतना उतावला है कि उसको और जानकारी दी जाए? देखिए अंकित जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा, जो 20 अप्रैल 2020 का जो हिंदुस्तान का सामरिक स्टेटस था, क्या उसको रिटेन कर लिया गया है? क्या G4 फिंगर 4 से आगे हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग सर आप केंद्र सरकार को देना होगा। ठीक है, केंद्र सरकार से लगातार इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अतुल जी, जब कल आपने देखा होगा किस तरीके से होम मिनिस्टर साहब भी सामने आए, उन्होंने कहा कि देखिए विपक्ष जो है वो सीरियस ही नहीं था इन सब मुद्दों को लेकर। जो राजनाथ सिंह साहब ने जब कह दी गई थी, ये बात हो गई थी कि वो बयान देंगे, उसके बाद हंगामा करने का मतलब क्या था? वो तो कह रहे हैं कि शायद आप लोगों की मंशा में ही कुछ कमी है, आप लोगों को डर है कि कहीं पुराने आपके राज ना बाहर आ जाएं, इस वजह से आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। अब मैं यहां से मांग करता हूं कांग्रेस का नुमाइंदा करके 1962 में एंडरसन रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक किया जाए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पब्लिक करना पड़ा था, मुंह की खानी पड़ी थी। तो जो बात कॉन्फिडेंस में लेके रहना चाहिए हमने रखी, इन्होंने नहीं रखी। अब क्रोनोलॉजी समझिए आप। क्रोनोलॉजी ये है कि देश के प्रधानमंत्री है, कहते हैं कोई ना कोई घुसा है, ना कोई पोस्ट बनी है, ना कोई आया है, और उसके बाद 1 महीने के बाद डिसएंगेजमेंट चालू होता है। 15 मीटिंग होती है हमारी कमांडर टू कमांडर लेवल पर, 15 मीटिंगें होती है और डिसएंगेजमेंट होती है। कहां से होती है डिसएंगेजमेंट? वाई पॉइंट, बॉटलनेक जिसे हम कहते हैं, देपसोंग और डेपचोंग में, वहां पर 7 किलोमीटर की रेंज में हमारी दौलत बेग ओल्डी है, और वहां आर्टिलरी रेंज में तक वो लोग पहुंच गए हैं। पेंगोंग त्सो लेक के साउथ में उन्होंने 2-2 ब्रिजेस बना लिए हैं। उत्तराखंड में आके हमारा ब्रिज गिरा के चले जाते हैं। अरुणाचल में उन्होंने गांव बसा लिया, और आज हमारा अंकित जी आपको मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी हो गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सुनिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना भी गुर्दा नहीं रखते, 56 इंच का सीना, कहते हैं कि पार्लियामेंट में आकर बात करें। आप डिफेंस मिनिस्टर से बात कराते हो, फॉरेन मिनिस्टर कहां है? डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, तो डिफेंस मिनिस्टर ही इस पर बात करेंगे। नामबियार साहब जवाब देना चाहते हैं। अंकित त्यागी जी, नामबियार साहब जवाब देना चाहते हैं, इनका जवाब सुन लीजिए, फिर आप दोबारा उनसे। नहीं, मेरा नहीं, पूरा नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री का जिम्मा है सबसे पहले। ठीक है, देश के सुरक्षा के और सीमाओं के बारे में बात आई तो देश के प्रधानमंत्री का जिम्मा है। और आज तक चाहे नेहरू जी हो, जब प्रधानमंत्री जी आके बोलेंगे तो फिर विपक्ष कहेगा कि देखिए इनके बाकी मिनिस्टर्स की जरूरत ही क्या है, हर चीज में प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं। जब डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, डिफेंस मिनिस्टर क्यों बोल रहे हैं। लेकिन नामबियार साहब देखिए, कुछ सवाल तो बड़े वाजिब। सरकार बात करती है, सरकार बार बार कहती है कि हम लोगों ने पूरा देश को सिक्योर करा हुआ है, हमारी स्ट्रांग सेना है। एक बात यह भी सच है कि आपने जो गलवान के बाद जिस तरीके से कहा था कि बड़ा ऑफेंसिव हो रहा है चाइना के ऊपर, टिकटॉक हमने बैन कर दिया। आप अभी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, भारत का चीन को एक्सपोर्ट तो कम हो गया है और चीन से भारत का इंपोर्ट है वो बढ़ गया है। तो अगर सरकार इस तरीके की चीजें करेगी, यूनाइटेड नेशंस के अंदर उइगर मुस्लिम्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर चीन की खिलाफत के लिए एक रेजोल्यूशन आता है, भारत उसमें वोट नहीं करता है। तो जब हम खुद ही अपनी पॉलिसी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, क्लियर मैसेज नहीं भेजेंगे, तो सवाल तो उठेंगे ना सर। आयात इसमें 2 बात बढ़ गए हैं। 2 बात। पहली बात, 1 मिनट उनको चुप कराओगे तब मैं बोलूंगा। एक बात यह है कि पहली बात तो यह है कि आलोचना विपक्ष जिस तरह से अभी कर रहा है, 2014 से पहले कितने हमारे जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था और 2024 से 2022 तक कितनी फर्क हो चुका है आपको पता है। 2014 से पहले देश के अंदर कुछ भी नहीं था, इसी वजह से कांग्रेस सरकार को हटा दिया गया। अब आप मुझे बताइए 2014 से लेकर 2022 के बीच में क्या हुआ है? भूल जाइए 62 से लेकर 14 तक का भारत में कोई काल भी था। अभी का बताइए कि सरकार क्या कर रही है। नहीं, आजादी मिली 2014 को, मान लीजिए आजादी 14 को मिली। अपनी बात पूरी रखने दीजिए, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, उन्हें अपनी पूरी बात रखने दीजिए। मैं एनडीटीवी हूं, इसलिए मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, मैं ठीक से बात करने के लिए कोशिश करता हूं, एक दूसरे के ऊपर नहीं।
दूसरी पहली बात यह है कि इन्होंने जिस तरह से बोला है कि तिब्बत के अंदर चाइना ने सड़क बना दिया, एयर स्ट्रिप बना दिया, टनल बना दिया, सब कुछ ऐसे ऐसे गिनवा दिया। मैं इसलिए इस बात के ऊपर मुझे दुख और आलोचना है कि ये जो विपक्ष का नेता है उनको इतना नहीं पता है कि हमारे देश के अंदर, हमारे बॉर्डर के अंदर और हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तरह का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है, इसके ऊपर भी तो कभी तो बात कर लीजिए ना। आपको भी गर्व महसूस होगा और भारत का ये जो हमारे जो चैनल में जो भी लोग हमारा को देखते हैं उन लोगों को भी गर्व महसूस होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आलोचना जरूर करो, बट दूसरे को तारीफ करते हुए इतना भी तो देख लो अपना घर के अंदर भी तो कुछ बड़े अच्छे चीज हो चुका है कि नहीं है। आज की तारीख में हमारे सबसे बड़े जो हवाई जहाज भी उतर सकता है। आपको इधर से कैलाश मानसरोवर तक तो सड़क बन रहा है, पिछले 70 साल में तो नहीं बना पाया ना। सर, अगर बहुत कोई बना अच्छी रहा है तो बात उसको तारीफ और भी करना शायद सीख इसी लो। वजह से देश उसको ने सीख लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास किया था, उनको इसी वजह से 2 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन मैं फिर से छोटा सा आपसे वो सवाल दोहरा देता हूं कि क्यों ऐसा है कि हमारी पॉलिसी बहुत सख्त नहीं दिखाई पड़ रही है। फौज को छोड़ दीजिए, हमारी डिफेंस पॉलिसी हो सकता है और स्ट्रांग हुई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग हुआ हो, लेकिन हमारी सामरिक कूटनीतिक पॉलिसी में अभी भी क्यों खामी दिखाई पड़ती है? क्यों ऐसा है कि हमारी डिफेंस पॉलिसी को हमारी कूटनीतिक पॉलिसी जो है वो ठीक तरीके से बैक नहीं कर रही है? क्यों अभी भी हमारा जो इंपोर्ट है चाइना से वो बढ़ता जा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है? अंकित जी, मैं एक अंधभक्त नहीं हूं, चाहे कोई भी किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का, लेकिन मैं आप एक एंटरप्रेन्योर होने से मैं एक सच बता देता हूं कि ये मैं भी खुद महसूस करता हूं कि हमारा जब इंपोर्ट और जो हमारे जो कमर्शियल और जो बिजनेस इकोनॉमिक जो एक्टिविटी चाइना के साथ बढ़ते जा रहे, दूसरी तरफ चाइना हमें अटैक करते, उससे तो मैं भी बहुत चिंतित हूं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार को बहुत जबरदस्त उसके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन एक और चीज आपको समझना है कि कोई भी पढ़ा लिखा बंदा, कोई भी आर्थिक हमारे गतिविधियों को देखने वाला किसी को भी समझ में आ जाएगा, ग्लोबल सप्लाई चेन का लगभग 80% चाइना पिछले काफी सालों से खुद अपना मुट्ठी के अंदर रखा हुआ है। उसका एक तरह से भारत भी विक्टिम है। शायद इसी वजह से हमें जो प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, मैं उन्हीं की बात को आगे रखते हुए कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की जरूरत है, क्योंकि चाइना चाहे दुनिया में कुछ भी करता हो, हमारे लिए इमीडिएट थ्रेट है। सलामी स्लाइसिंग जो जनरल रावत ने जो शब्द कहा था, जो बात कही थी, उसी की पॉलिसी पे वो चलता आ रहा है और लग नहीं रहा कि उसे किसी भी तरीके का उसकी पॉलिसी में कोई बदलाव हो रहा है। इसी वजह से शायद पूरे देश को, पक्ष को, विपक्ष को, जनता को साथ होकर, एक सार होकर चाइना के खिलाफ अपनी रणनीति, कूटनीति को बिल्कुल धारदार बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर जो इस वक्त हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, जब भी इस तरह की खबर आती है तो बहुत दिल दुखी होता है, गुस्सा भी बहुत आता है, क्योंकि काफी सारी इस पे चर्चा हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी, उसके बाद भी तेजाब के हमले जो हैं वो रुकते नहीं हैं। दिल्ली के द्वारका मोड़ के इलाके में एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंके जाने की खबर आई है। घटना सुबह 9 बजे के करीब की है और पीड़ित छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ खड़ी हुई थी, तभी बाइक सवार 2 युवकों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। परिवार पीड़ित छात्रा ने 2 लड़कों पर शक जताया है। छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस वहां ये बता रही है कि एक आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मुकेश, सबसे पहले हमें यह बताइए कि जो पीड़ित लड़की है उसकी क्या हालात हैं अभी, उसके किस तरीके से उसके जो इलाज है वो चल रहा है और अब पुलिस इस पर क्या एक्शन ले रही है? देखिए, जो विक्टिम लड़की है उसका दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है और जो वहां के एमएस हैं, कुछ देर पहले उन्होंने हमारे सहयोगी परिमल से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीड़ित के 8% बर्न इंजरी है। उसके चेहरे पर एक तरफ जो है कुछ बर्न के निशान हैं और कुछ आंख में चोट आई है, तो डॉक्टर्स की निगरानी में है। आई स्पेशलिस्ट के अलावा जो बर्न वार्ड के डॉक्टर्स हैं वो उसका इलाज कर रहे हैं। उसकी हालत खतरे से बाहर है। और वहीं जो पुलिस है, पुलिस ने इस मामले में एक लड़के को डिटेन किया है जो नाबालिग है, उससे पूछताछ चल रही है और उसके पूछताछ के बाद जो दूसरा लड़का इस घटना में शामिल था, हालांकि वो भी नाबालिग है, उसको पुलिस पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। ये दोनों लड़के
जो विक्टिम लड़की है उसके आसपास ही रहते हैं और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये लड़के विक्टिम लड़की को पहले से जानते थे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिर उन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे मोटिव क्या है। तो पुलिस लगातार एक लड़के से पूछताछ कर रही है। जब दूसरा लड़का पकड़ में आएगा तब पूरी घटना का जो मोटिव है वो साफ हो पाएगा। वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा है जिसमें दो लड़के बाइक पर सवार होकर आते हैं और दोनों ने अपने चेहरे ढके हुए हैं। जो लड़का बाइक पर पीछे बैठा हुआ है उसने एसिड फेंका है और एसिड वो ग्लास में लेकर आया था। इसके बाद दोनों लड़के वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। हालांकि अब एक लड़का यहाँ पर पकड़ा गया है। जो विक्टिम के पिता हैं उनसे हमने बात की। उनका ये कहना था कि उनको नहीं पता कि आखिर इसके पीछे कौन है। उनकी लड़की ने इससे पहले कभी भी नहीं बताया कि कोई उसका पीछा करता है या कोई उसे परेशान करता है, तो उनको इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो विक्टिम की छोटी बहन जो 13 साल की है और उसके साथ में थी, उसने जरूर दो लड़कों के नाम बताए थे दिल्ली पुलिस को और दिल्ली पुलिस ने उसी बेसिस पर एक नाबालिग लड़की को पकड़ लिया है, जबकि दूसरे लड़के की तलाश की जा रही है। जी ओके, जाने से पहले मैं फटाफट आपसे भी पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त गाइडलाइंस हैं एसिड की सेल पर, एसिड को खरीदने के ऊपर लेकर। लगता नहीं है कि उन गाइडलाइंस का जमीन पर कुछ खास असर दिखाई पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी अवैध तरीके से एसिड नहीं बेच सकता है। अगर कोई एसिड बेचेगा तो उसको लाइसेंस लेना होगा और ये लाइसेंस पॉइजन्स एक्ट 1919 के तहत लेना होगा। इसके साथ ही जो दुकान में जो खरीदार आएगा एसिड का, उस खरीदार का आईडी प्रूफ दुकानदार को अपने पास रखना होगा और एसिड खरीदने का जो कारण है, जो रीजन है, वो भी पूछना होगा। अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाएंगी तो इलाके का एसडीएम दुकानदार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। इतनी कड़ी गाइडलाइंस होने के बाद भी ये देखने में आ रहा है कि लगातार जो लोग जो हैं वो एसिड खरीद रहे हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती जा रही हैं और कई ऐसे केस दर्ज हुए हैं अलग अलग देश के हिस्सों में कि एसिड से महिलाओं पर लगातार हमले हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है। इस तरीके से अगर एसिड के से हमला महिलाओं के ऊपर हो रहा है, दिन दिहाड़े देश की राजधानी में भी इस तरीके की का हमला हुआ है। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सख्त आवश्यकता है कि इन गाइडलाइंस को सख्ती से जमीन पर फॉलो किया जाए और जिन लोगों ने, जिन लड़कों ने ये हरकत की है, उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि बाकी कोई सोचे 10 बार इस तरीके के हमले करने से पहले। महाराष्ट्र से एक और खबर आ रही है जिसके बारे में बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अंतर जातीय और अंतर धार्मिक प्रेम विवाह में आने वाली अड़चनों को, कहा यह जा रहा है, समझने और मदद करने के लिए, सुलझाने के लिए एक 13 सदस्यीय कमेटी बनी। 13 लोग होंगे इस कमेटी में। महिला एवं बाल विकास मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। अंतर जातीय और अंतर धार्मिक प्रेम विवाह पर इसकी नजर रहेगी। अंतर जातीय और अंतर धार्मिक प्रेम विवाह की जानकारी प्राप्त करेगी यह कमेटी लड़के लड़कियों के घर वालों से संपर्क करेगी। जरूरत पड़ने पर उनकी काउंसलिंग भी कराई जाएगी। ये लव जिहाद के लिए नहीं है, ऐसा महिला एवं बाल विकास मंत्री कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि देखिए, ये आप अब कोशिश कर रहे हैं कि एक मैकेनिज्म बनाने की, लोगों कौन किससे विवाह कर रहा है, परिवार की मर्जी से कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर अब सरकार अपनी नजर रखने के लिए, ये आपके बड़े निजी मामले होते हैं, सरकार चाहती है कि उस पर भी उनकी नजर रहे। अब वो कह रहे हैं कि राज्य नहीं चाहता है कि और श्रद्धा जैसे कोई केस हो, और किसी से शादी पर रोक नहीं लगा रहे हैं, बस हम मदद करने के उद्देश्य से। बड़ी मासूमियत सी बात है कि मदद करना चाहती है सरकार। अब लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये लोगों के निजी अधिकारों के ऊपर सरकार का दखल अंदाजी की बात इस पर की जा रही है। तो इसको लेकर अब एक बड़ी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर शुरू हो गई है। आप भी सोचिए इसके बारे में। आपको लगता है कि सरकार को ही ये सब तय कर देना चाहिए चीजें, या परिवार पे, नौजवानों, युवतियों पे, युवकों पर छोड़ देनी चाहिए कि वो अपना जीवन कैसे किसके साथ गुजारना चाहते हैं? बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या जो है वो अब 20 हो गई है। घटना ईसवापुर थाना क्षेत्र में की है। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और अभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। इस बीच जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर बीजेपी के विधायकों ने आज विधानसभा में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से भड़क उठे।
पंजाब में भगवंत मान सरकार लोगों के लिए हुए वादों पर कैसे खरी उतर रही है, इसी पर बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया ला रहा है एक विशेष कॉन्क्लेव साडा पंजाब इस शनिवार 17 दिसंबर को, जिसमें शामिल हो रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब की जानी मानी हस्तियां। तो इस 17 दिसंबर को देखना मत भूलिएगा साडा पंजाब दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर।